अपूर्व सर जो है ये मजे बहुत लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा मजे क्यों लेते हैं, आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में पता लगेगा। अब ये 30,000 पे मजे नहीं ले रहे, ये तो अभी ये फैक्चुअली आपको एक्सप्लेन करेंगे कि अगर इन्होंने लिखा है निफ्टी 30,000, तो यहां पर आपके लिए ना सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको बस इतना बता सकता हूं, आज आपको जो भी इंसाइट्स मिलने वाले हैं दे आर सो पावरफुल कि बहुत मजा आने वाला है। पर एक बात मैं आपको बता दूं, निफ्टी 30,000 पे पहुंच जाए या 50,000 पे पहुंच जाए, आपका फायदा कब होगा इसे आपको समझना है। सो आज इस वीडियो से कुछ लेकर जाना नहीं जाना, ये लेकर जाना कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिले उससे आपको फायदा जरूर लेना है। सो अपूर्व सर, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट लगेगी लोगों को, निफ्टी 30,000, एंड फिर सबसे बड़ा सवाल आएगा कब तक। तो आज मैं आपसे पूरी डिटेल्ड एनालिसिस रिसर्च समझना चाहूँगा, इसके पीछे आपके क्या लॉजिक्स हैं। सर सैमको के अंदर हेड ऑफ रिसर्च है, सेबी रजिस्टर्ड है, और ये प्रोफेशनली रिसर्च करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, और आज आपको भी गाइड करने वाले हैं। सो सर हियर वी कैन स्टार्ट। श्योर, एब्सोल्युटली। तो जो निफ्टी 30,000 की आपने बात कही, तो यहाँ से निफ्टी 30,000 मतलब लगभग 60% 50% के आसपास की रैली यहाँ से आने वाली है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ये 50% वाली रैली शायद मिस कर जाए, और लेकिन अगर आप मीट भी कर जाए तो भी आपने बहुत ज़्यादा अचीव नहीं किया, क्योंकि इंडेक्स ही उतना दे रहा है। तो आपको तो इंडेक्स से ज़्यादा बीट करना है, इंडेक्स को बीट करना है, इंडेक्स से ज़्यादा परफॉर्म करना है। तो सैमको आपको बताएगा कि कैसे आप इंडेक्स को बीट कर सकते हो। तो जैसे कि आपने पूछा था कि हम मज़े लेते हैं, तो मैं एक लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि इंडेक्स जब कोविड में बॉटम हुआ था तो 7,500 पे पहुँच गया था। अब 7,500 से वो 140% की अपमूव आई 19 महीने में। तो क्या आपने इस रैली का बेनिफिट लिया? ये देख रहे हो क्या मजाक कर रहे हैं, मतलब ये मजाक क्यों हुआ, यहाँ पर ज्यादातर लोग डरे हुए थे। तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड द फियर एंड ग्रीड साइकिल्स, सो फॉर श्योर ये वो फेज है जिसमें लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए मार्केट में, बट इंक्लूडिंग मी, हमने बॉटम पे पैसे नहीं लगाया। जब भाग रहा था तो आप लोगों की SIPs चल रही होंगी, बहुत कुछ चल रहा होगा, बट एक लमसम इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ। और फिर ट्रेडर्स की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर लोग क्या होता है, व्हेन दे लुक एट द चार्ट, तो ज़्यादातर लोग ट्रेंड को इतना बड़ा मूव पकड़ नहीं पाते, प्रॉफिट बुकिंग इससे पहले से ही शुरू कर देते हैं। बट अगर इतना बड़ा मूव आ रहा है तो वेदर यू आर एन इन्वेस्टर और ट्रेडर, यू कैन मेक बिग मनी। बट फिर सवाल यही है, किसने कितना पैसा बनाया, है ना, इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ना सर, प्लीज कंटिन्यू। और ये डालने का एक और रीज़न ये भी है कि अगर अब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा या निफ्टी 30,000 हो जाएगी, तो लोग बोलते हैं कि अरे 60% की रैली, और वो भी इतने कम समय में। तो मैं इसीलिए ये सबसे पहला चार्ट डाला है कि 140% की रैली 19 महीने में हमने ऑलरेडी देखी है। तो अगर 19 महीने में 140% बढ़ सकता है, तो क्या अगले कुछ महीनों में सेंसेक्स या निफ्टी यहाँ से 50-60% नहीं बढ़ सकता है। तो ये हम इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे कि कैसे और क्यों मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छी रैली के चांसेस है। मैं भी सर एज अ स्मार्ट अभी यहाँ पे स्टूडेंट सीख रहा हूँ और समझना चाहूँगा कि इसके पीछे आपकी क्या एनालिसिस है। श्योर जी। तो निफ्टी यहाँ से बहुत ही जल्द 30,000 के आंकड़े को छू सकता है। तो ये कैसे होगा और क्यों होगा, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो निफ्टी आगे 30,000 क्यों होगा, ये जानने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि निफ्टी पिछले 1-1.5 साल में क्यों गिरा था। तो ये जो गिरने की रीजंस थी, इसी के अंदर नई रैली के बीज बोए हुए हैं। तो ये हम समझेंगे निफ्टी कैसे क्यों 30,000 जाएगा, वो हम देखेंगे, और आप कैसे निफ्टी की 30,000 की रैली का बेनिफिट ले सकते हो, ये देखेंगे आज के वीडियो में। जी। तो चलिए अब हम समझते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कैसे FI के इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट किया, और उसके बाद कैसे निफ्टी की मूवमेंट्स रही। तो सबसे पहले जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसमें हम देख रहे हैं कि बाजार में जो शुरू के 3 महीने थे, जनवरी 2020 से लेकर मार्च 2020, तब फियर का माहौल था और तब कोई भी पैसे निकालने के ही मूड में था। तो इवन दो बॉन्ड यील्ड्स वर फॉलिंग, पीपल स्टार्टेड विड्रॉइंग फ्रॉम द मार्केट्स। फिर इसके बाद ड्रीम रन आया, ड्रीम पीरियड आया कि जहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत कम था, 0.5 से लेके 1.51 की रेंज में बॉन्ड यील्ड्स रही। तो कैपिटल बहुत ही सस्ती थी। तो अगर आपको सस्ती दर पे ब्याज लोन मिल रहा है, अगर आपको 1% पे लोन मिल रहा है और आपको सामने रिटर्न्स 13-14% के मिल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उसको लेना चाहोगे। तो वही चीज़ हमारे मार्केट्स में हुई। तो आप यहाँ पे कहना चाहते हैं कि 2,72,000 करोड़ रुपीस FI ने इसलिए डाले क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स बहुत सस्ती हो गई सस्ती थी, पैसा बहुत सस्ते में मिल रहा था,
और इंडिया में उन्हें अपॉर्चुनिटी बड़ी दिखी, यस, तो उन्होंने पैसा डाला और वहां से एक ड्रीम रन आया मार्केट में। तो निफ्टी 71% बढ़ा था वो पीरियड में जी। इसके बाद हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बेसिकली 1.51 की रेंज में रहने लगा था, तो विच वाज स्लाइटली हायर बट इट वाज स्टिल मैनेजेबल। तो निफ्टी फिर भी बढ़ी, 20% बढ़ी वो पर्टिकुलर पीरियड में, और एफआईज ने वहाँ से विड्रॉ करना शुरू किया, तो 8,500 करोड़ रुपए उन्होंने वहाँ से विड्रॉ किए। मेरे हिसाब से इसका नेक्स्ट फेज बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब एफआई ने पैसा निकाला है और उसके बावजूद भी मतलब मार्केट ज़्यादा नहीं गिरी। हाँ, सो इसका रीज़न क्या है? तो बेसिकली जो एसआईपी फ्लो है वो आज के तारीख में अभी मंथली बेसिस पे हम 13,000 करोड़ नेट कर रहे हैं, कि जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स लगभग हर महीने 13,000 करोड़ की एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो विच इज़ अ बिग अमाउंट। तो अगर आप साल का जोड़ ले तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है, और उसी मनी, उसी जो कैपिटल आ रही थी रिटेल इन्वेस्टर्स की, उसी ने हमें क्वेश्चन दिया है। तो इवन दो एफआईज विड्रॉड 2,16,000 करोड़ रुपीस, निफ्टी सिर्फ 11% गिरी है, विच इज़ मच लेस कंपेयर टू ऑल आवर प्रीवियस एपिसोड्स। आप इस चीज़ को समझो, मतलब अगर यहाँ पर फंड मैनेजर्स के पास, म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास, एएमसीज के पास पैसा आ रहा है, अब 10,000 करोड़ आया, अब वो 10,000 करोड़ अगर आया तो उन्हें कहीं तो लगाना होगा। अब अगर किसी का है ही कि भैया लार्ज कैप स्टॉक्स में लगेगा या मिड कैप में लगेगा, स्मॉल कैप में लगेगा, तो उन्हें लगाना ही पड़ेगा। तो एनीवेज अगर किसी के पास पैसा आ रहा है तो वो अपने पास रख नहीं सकते उसे, उन्हें लगाना पड़ेगा। तो वो पैसा अगर रेगुलरली लग रहा है तो रिटेल इन्वेस्टर्स का भी अब एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन देखा जा रहा है। पहले लोग ऐसे समझते थे कि सारा का सारा जो मार्केट है वो एफआईआई के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके इनफ्लो और आउटफ्लो पे डिपेंडेंट है। पर अभी जो ये वाला इंपॉर्टेंट फेज है, इसे समझना जरूरी है कि मार्केट के डायनेमिक्स बदल रहे हैं अब। Yes, absolutely. पर आने वाले टाइम पे और लोग भी एसआईपी के लिए इंटरेस्टेड होंगे। आज अगर कोई आदमी 5,000 की एसआईपी कर रहा है, वो 10,000 की करेगा, तो आप सोचो आने वाले टाइम पे इट कुड बी कि एक बहुत बड़ा सरप्लस मार्केट में इन्वेस्ट होने जा रहा हो थ्रू दिस एसआईपी सिस्टम, और वो हमारे ही अपने सिटीजन होंगे। पॉपुलेशन तो हमारे पास कमी है नहीं, और अवेयरनेस आप लोग इन वीडियोस को शेयर करके लोगों तक पहुंचा ही रहे हैं कि भाई आपको इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। सो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है मार्केट को, ये समझाने के लिए इतना टाइम लिया गया। इनफैक्ट सैम को भी ये पूरी जो मुहिम है उसमें अपना भी योगदान दे रहा है। तो हमने भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टेप अप एसआईपी। तो जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे आप एसआईपी की अमाउंट नहीं बढ़ाते। तो ये हमने लोगों की जो साइकी है वो समझी, और इसीलिए जब एसआईपी वो रजिस्टर करते तभी स्टेप अप एसआईपी कर देते, ताकि हर साल जो भी अमाउंट वो डिसाइड करे 5%, 10%, वो रेट से एसआईपी भी उनकी बढ़ती जाए। वेरी नाइस। इससे एक फ़ायदा क्या होगा कि लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोई 5,000 की एसआईपी कर रहा है, वो 5,000 की करता रहता है, चाहे वो स्टार्टिंग में 20,000 कमा रहा था, फिर उसने 50,000 कमाना शुरू कर दिया, बट उसकी इनकम तो मोर देन डबल हो गई, बट उसकी एसआईपी मोर देन डबल नहीं हुई। सो इससे होगा क्या कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, बट वो आपका जो अमाउंट ओवर द ईयर्स ग्रो होगा ना, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर आप सिर्फ 5% का भी एप्रिसिएशन करो एसआईपी में। यस, चाहे आप 10% से ज़्यादा 20% का तो एप्रिसिएशन भी सैलरी में लेकर आ रहे हो, बट 5% भी एसआईपी का अमाउंट बढ़ाओगे, सो उसका रिजल्ट क्या आ सकता है। मैं ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ और इसका कमेंट करना आपको। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आप अगले 30 साल के लिए 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको एवरेज रिटर्न्स 14% के मिल रहे हैं, और अगर आप हर साल सिर्फ 5% से उस 5,000 को बढ़ा रहे हैं, तो दोनों का अमाउंट क्या आएगा ये आप कमेंट करके बताएंगे। बड़ा मजा आएगा आप लोगों को कमेंट्स देख के। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रहने वाला है। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को जान के ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो उससे बहुत ही बड़ा शॉक लगने वाला है। सर मैथमेटिक्स लोगों को पसंद नहीं होती, बट अकाउंट में नंबर सबको पसंद होते हैं जितने ज्यादा उतने कम। ऐसा है या नहीं है? ये भी बता सकते हो आप कमेंट में। वो मुझे पसंद है, आपको पता नहीं। मुझे भी पसंद प्लीज कंटिन्यू सर। तो अब आते हैं हम लास्ट वाले फेज में, जहाँ पे जो बॉन्ड यील्ड्स है वो फिर भी बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी एफआईज ने इन्वेस्टमेंट किया है और निफ्टी ने 15% के रिटर्न्स दिए। तो अब आप मुझे पूछेंगे कि इवन दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है तो भी एफआईज ने क्यों पैसा लगाया? तो इसका सिंपल रीज़न ये है कि जो भी मार्केट में होता है, जो आज की तारीख में हो रहा है, उस पर डिसीजन नहीं लेते। आगे क्या होगा, अगले 6 महीने या 1 साल में क्या होगा, तो हमने अपने पिछली वीडियो में देखा था कि अगले 6 महीने में इंटरेस्ट रेट्स गिरने वाले हैं, और इसी की वजह से एफआईज भी दे डू नॉट वांट टू मिस द बस, और इसीलिए वो लोग आज की तारीख में पैसा लगा रहे इंडियन मार्केट्स में। तो मोटा मोटी हम ये देख रहे हैं कि एफआईज का पैसा आने वाला है, एंड हम आगे के चार्ट्स में देखेंगे कि
FIs आर रियली अंडर इन्वेस्टेड इनटू इंडियन इक्विटीज। ओके, तो अब यूएस में जो इंटरेस्ट रेट्स है वो अभी घटने वाले हैं क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी कंट्रोल में आ गया है। तो जो यूएस इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का गैप था वो अब सिर्फ 2% रह गया है। तो ये गैप कम होता जा रहा है और जो एक्सपेक्टेशन है कि यूएस इंटरेस्ट रेट्स भी गिरने वाले, तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स भी गिरेंगे और इसीलिए एफआईज इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे मार्केट्स में। इसका मतलब ये है कि पैसा इजीली अवेलेबल हो जाएगा फिर से जो थोड़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया था वो अभी वापस से नीचे जाने वाला है। ओके, इसके अलावा जो हमने दूसरी बात देखी थी, जो हमने सिल्वर वाले वीडियो में भी देखी थी कि जो अगर डॉलर वीक होता है तो उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा रिस्कियर असेट्स पे आता है और अगर डॉलर गिरेगा तो रिस्कियर असेट्स बढ़ेंगी। तो यही सेम चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। जो ग्रे में है वो इमर्जिंग मार्केट का ETF है, MSCI का इमर्जिंग मार्केट ETF है। तो क्लियर कट इनवर्स कोरिलेशन है कि डॉलर गिरता है तो ये जो इमर्जिंग मार्केट ETF है वो बढ़ता है और ये नीचे कोरिलेशन हमने प्लॉट किया विच इज मोस्टली नेगेटिव। तो अगर इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आ रहा है तो बट ऑब्वियस है कि इंडिया में तो पैसा आएगा ही। तो ये FIs आर अंडर इन्वेस्टेड। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जो पिछले एपिसोड्स है उसकी कंपैरिजन में इस बार FIs ने बहुत तगड़ी सेलिंग की है। तो ये 1 ईयर रोलिंग इन्वेस्टमेंट है FIs का। तो ये 2008 में FIs ने लगभग 53,000 करोड़ की सेलिंग की थी 12 महीने में। ये 2018 में इन लोगों ने 50,000 करोड़ की सेलिंग की थी और जो रिसेंट अभी फॉल आया था जून 2021 वाला, उसमें रोलिंग बेसिस पे FIs ने 2.5 लाख करोड़ का माल बेचा है। पर उसके बावजूद भी मार्केट नहीं गिरी है। उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा मार्केट नहीं गिरी। That was one of the biggest selling from their side. Yes. Means अगर वो अब यहाँ पे ये एक चीज आती है कि अब अगर वो पैसा डालेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा वही हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो क्या होगा से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि दिस इज ऑल द डेटा पॉइंट्स दैट आई वांट टू शेयर यू, बिकॉज जो मेरा कन्विक्शन है यही मेरा कन्विक्शन आपके थ्रू आपकी ऑडियंस तक पहुंचे। तो FIs का जो रिसेंट इन्वेस्टमेंट है इंडियन स्टॉक मार्केट्स में एज अ परसेंटेज ऑफ होल इन्वेस्टमेंट, ये पिछले 10 साल के लो पे है। तो अभी 19.03% पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट्स में FIs ओन करते हैं, विच इज द लोएस्ट इन 10 ईयर्स। तो अब FIs का जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 ईयर लोस पे है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में FIs का पैसा क्यों आएगा और कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो कैसे आएगा तो वो तो हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे तो पैसा वो लोग लगाएंगे। तो कहाँ जा सकता है पैसा, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि $20 बिलियन इनफ्लो आ सकता है अगर इंडिया ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्सेस में ऐड हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है कि जो कह रही है कि सेंसेक्स में हिट 80,000 इफ इंडिया इंक्लूडेड इन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स और $20 बिलियन का इनफ्लो आएगा। तो $20 बिलियन मतलब लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए का इनफ्लो आ सकता है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में अगर इंडिया लिस्ट हो जाता है तो 20 बिलियन का इनफ्लो आएगा। यस, जिससे इमीडिएटली आपको इंडेक्स पे उसका असर दिखेगा। यस, तो ये इमीडिएट बेसिस पे तो नहीं, बट धीरे धीरे इतना बड़ा फंड एक बार में डेफिनेटली जाएगा नहीं, तो इट विल बी अ बिग रैली एक्चुअली। सो और सिर्फ ये चीज नहीं है, इसके अलावा भी तो HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का भी मर्जर होने वाला है। तो जैसे ये मर्जर होता है तो चांसेस है कि HDFC बैंक माइट बी इंक्लूडेड इन MSCI इंडेक्सेस। तो अगर ये होता है तो देयर कैन बी एन इनफ्लो ऑफ $3 बिलियन इन HDFC बैंक इटसेल्फ। तो सिर्फ एक स्टॉक में $3 बिलियन, मतलब कि 24,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक स्टॉक में आ सकता है। तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि ये होगा ही, बट देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। लोग ये शायद सोचने में एकदम अचंभित हो जाए या अजीब लगे कि 30,000 कैसे होगा। तो ये कैसे होगा कि ये बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, इसमें से कोई एक चीज़ की वजह से नहीं होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें जब साथ में आएगी तो होगी, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें क्या हो सकती है। तो देयर इज दिस ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स में इंक्लूजन इंडिया का, HDFC और HDFC बैंक का मर्जर, देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स विच कुड लीड टू एन इंक्लूजन और इनफ्लो ऑफ कैपिटल इन इंडिया। तो ये HDFC बैंक का ये सुन के स्टेटमेंट आपका, ये बैंक निफ्टी वाले ट्रेडर्स एक्साइटेड हो गए। तो इनको थोड़ा मर्जर के लिए राह देखनी पड़ेगी। नहीं, इसकी न्यूज से ही इंडेक्स पे फर्क आ जाएगा। इसकी न्यूज से ही आ जाएगा। पहली बार जब ये न्यूज आई थी तब HDFC और HDFC बैंक दोनों में बहुत बड़ा स्पाइक आया था। न्यूज से ही, ये न्यूज से ही। तो जब इवेंचुअली ये पूरा होगा तो देयर विल बी लॉट ऑफ इनफ्लोज व्हिच इज एक्सपेक्टेड। राइट। अब
इसके अलावा जैसे हमने पहले भी बात की थी कि इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनका भी फ्लो काफ़ी सॉलिड है और उनके फ्लो में सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आ रहा है वो SIP मनी आ रहा है। तो SIP मनी कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है और रिसेंट मंथ्स में ये 13,000 करोड़ के ऊपर रहा है। तो इवन दैट इज़ अ वेरी बिग सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और फंड्स विच माइट कम टू इंडियन स्टॉक मार्केट्स। राइट, तो ये हो गया पूरा हमारा जो फंड फ्लो एनालिसिस है। तो इंडिया में फंड फ्लो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। अब हम बात करते हैं प्राइस स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमने पहले बात की थी कि जब इंडियन स्टॉक मार्केट्स ऑल टाइम हाई हिट करता है तो क्या होता है। तो दिस इज अ एंटायर स्टडी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड व्हेन निफ्टी हिट्स ऑल टाइम हाईज। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हमने पिछले 20 ईयर्स के लिए स्टडी की है। इसमें लगभग 3 इंस्टेंसेस के अलावा बाकी जब जब इंडियन स्टॉक मार्केट्स में या निफ्टी में ऑल टाइम हाई हिट होता है तो निफ्टी की रैली क्या क्या आती है। तो 11%, 34%, 40%, 53%। ये अगले 250 ट्रेडिंग डेज में ये परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स इंडियन स्टॉक मार्केट्स या निफ्टी ने दिए हुए हैं ऑलमोस्ट एक साल में। तो एवरेज रिटर्न जो निकल के आता है वो 12% का आता है, विच मीन्स हम ये तो 12% तो बेयर मिनिमम हो गया कि जो एवरेज बेसिस पे निफ्टी ने दिया है जब जब ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आया है। तो अभी रिसेंट वाला जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आया है वो 29 नवंबर में आया है। तो 29 नवंबर 2022 से 29 नवंबर 2023। तो ये पास्ट जो पैटर्न्स है, हिस्ट्री है, उसके हिसाब से है हम कह सकते हैं कि 12% की रैली तो बनती है अगले एक साल में। इतना फिक्स भी करता है ना सर। अगर वॉलेटिलिटी भी देखें तो 12-13%, 14% की वॉलेटिलिटी भी है। तो ऊपर या नीचे दोनों साइड में किसी भी एक साइड में मूव आपको ऑलमोस्ट एक साल के अंदर 13%, 14% का मिल सकता है। और यही हम कह रहे हैं। तो बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस वी फील के जो ऊपर की साइड में जाने की जो चांसेस है वो ज्यादा है। अब इसमें एक और जो प्राइस स्ट्रक्चर के अलावा जो हम चीजें देखते हैं वो है मोमेंटम। तो ये हमने निफ्टी का मंथली चार्ट डाला हुआ है और निफ्टी के मंथली चार्ट में RSI 60 के ऊपर जब जब रहती है दैट इज अ साइन ऑफ अ बुल मार्केट। कि जब RSI बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है विच इज एन इंडिकेशन कि ये बुल मार्केट है। तो 2008 की जो रैली थी वो 2003-4 में शुरू हुआ, RSI 60 के ऊपर रहा और वो एंड तक रहा। और यही सेम चीज हम अभी भी देख रहे हैं कि 2021 से लेके अब तक अपार्ट फ्रॉम वन इंस्टेंस इन जून जहाँ पे थोड़ा करेक्शन आ गया था, उसके अलावा निफ्टी हैज स्टेड विद RSI ऑफ मोर देन 60। अगर आप लोगों ने RSI के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। आप जाके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो एक इंडिकेटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी कर सकते हो। आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा फॉर श्योर। अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मेरा पर्सनल फेवरेट और मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि मैं कह रहा हूँ कि जो अगर निफ्टी को 30,000 पहुँचना है और उसका कब तक पहुँचेगा उसका भी आंसर इसी के अंदर है। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ कि मैंने 2018 में सबसे पहली बार ये चीज़ के बारे में बात की थी ताज होटल में। यहाँ पे हमारे जो इन्वेस्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने मेरा जो प्रेजेंटेशन शुरू होने वाला था उसके पहले एक सिंपल सा सवाल पूछा कि कितने लोगों को लगता है कि अप्रैल 2024 तक सेंसेक्स 1 लाख पहुँचेगा। तो 15 लोगों ने, 200-250 लोगों का पूरा रूम था, उसमें 15 लोगों ने मुश्किल से हाथ उठाए रहेंगे। 20 मिनट का मेरा प्रेजेंटेशन था। इसके बाद मैंने इनको सवाल पूछा कि कितने लोगों को अब लगता है कि सेंसेक्स 1 लाख होगा। तो नहीं तो 50 से 60 लोगों ने ये अपने हाथ ऊपर किए थे। और उसका सबसे मेन रीज़न मैं मानता हूँ ये मेरा चार्ट था। तो ये सेंसेक्स का चार्ट है, इसको गौर से देखिएगा। ये हमने हिस्टोरिकली जो ये मंथली चार्ट है और ये हमने 1984 से इसे प्लॉट किया है। तो सेंसेक्स गोज थ्रू 8 ईयर साइकिल्स। और सेंसेक्स मेरा लेने का रीज़न यही है कि सेंसेक्स की जो डेटा हिस्ट्री है वो निफ्टी से ज़्यादा लंबी है, बट सेंसेक्स और निफ्टी मोटा मोटी इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो आप इंडेक्स के मूव की बात को समझिएगा कि इंडेक्स ने कितने % मूव किया। सो 1984, सो हमने ये अपने सिल्वर वाले वीडियो में भी बात की थी कि मार्केट्स में 2 इमोशंस रहते हैं, ग्रीड और फियर। राइट। और ये ग्रीड और फियर इमोशंस सब जगह पे वैलिड रहते हैं और सब जगह पे ये अप्लाई करते हैं। तो सेंसेक्स भी एक ग्रीड और फियर साइकिल से गुजरता है। तो सेंसेक्स में ग्रीड साइकिल शुरू हुई थी 1984 में और जो खत्म हुई 1992 में, जो हर्षद मेहता का स्कैम आया था। बहुत सारे लोगों ने हर्षद मेहता स्कैम वाली सीरीज भी देखी होगी, तो उससे उनको अंदाजा आया होगा कि किस प्रकार की तेजी थी। तो 1554% की अप मूव 8 साल में ऑन अ पॉइंट टू पॉइंट बेसिस सेंसेक्स में देखी गई थी। राइट।
इसके बाद सेंसेक्स फेयर फेज में आया, तो यहाँ पे 1992 से लेके 2000 8 साल का पीरियड था, इसमें सेंसेक्स ने सिर्फ 20% रिटर्न्स दिए थे। ये उस वक्त की बात है जब हमें एफडीज पे 16-17% के रिटर्न्स मिल रहे थे, तब सेंसेक्स ने 8 साल में सिर्फ 20% के रिटर्न दिए। इसके बाद 2008 की तेजी आई, उसमें 271% की रैली आई ग्रीड फेज में। इसके बाद 48% फियर फेज में रिटर्न्स दिए, और अभी जो हम ग्रीड फेज में है उसमें 137% की रैली हम देख रहे हैं। और ये जो ग्रीड फेज है ये चलेगा अप्रैल 2024 तक। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे स्कोप है, यहाँ से सेंसेक्स को अगर ऊपर जाना है तो दिस इज़ द टाइम दैट कुड हैपन। और इसके अलावा एक और जो रीज़न है वो ये कि जो 2024 में हम इलेक्शंस से गुजरेंगे, तो जनरली ये देखा गया जो भी पास्ट साइकिल्स है उसमें हमने देखा है कि जो लास्ट 10 इलेक्शन साइकिल्स है उसमें 10 में से 7 साल प्री इलेक्शन ईयर में निफ्टी ने रैली दी है। वो जनरली होता भी है, बट पोस्ट इलेक्शन देयर कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ करेक्शन। यस, दैट इज व्हाट ये तो कोटेशन सा बन गया, थोड़ा राइमिंग हो गया। पोस्ट इलेक्शन देयर कुड बी अ लिटिल बिट ऑफ करेक्शन, बट अब लिटिल बिट नहीं, बेसिकली आप लोग उस टाइम पे थोड़ा सा फेयरफुल हो सकते हो। उसका रीजन क्या है? एक तो जनरल इलेक्शंस हैं, उसी साल आपको यूएस इलेक्शंस भी दिखेंगे। तो आपको दो बड़े इवेंट्स एक ही साल में दिखने वाले हैं। तो मतलब अभी रैली है, प्रॉब्लम इज दैट कि उसके बाद एक फियर फेज शुरू हो सकता है। सो फियर फेज में बेसिकली दो चीजें होती हैं, या तो मार्केट गिरती है तो कंसोलिडेट होती है। ऑल्दो आपको यहाँ पर गिरता हुआ अभी तक कुछ नहीं देखा, बट अगर एक बड़ा करेक्शन दिखेगा नहीं तो दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्दी फॉर द मार्केट, क्योंकि लोग आप जो करेक्शन के बाद या बड़े फॉल के बाद जब आप इन्वेस्ट करते हो और उसके बाद जो रिटर्न्स आते हैं, जैसे आपने कोविड के बाद भी देखा, वो एक्सेप्शनली हाई होते हैं। तो हम थोड़ी बहुत फंडामेंटल्स की बात करते हैं कि अब फंडामेंटली वाकई निफ्टी 30,000 पॉसिबल है या नहीं। तो इसको डिराइव करने का एक सिंपल सा इक्वेशन है कि निफ्टी का प्राइस, करंट प्राइस क्या है, ये किससे आता है। तो इट इज नथिंग बट द पी मल्टीपल विच इट गेट्स एंड द ईपीएस और अर्निंग्स पर शेयर। तो निफ्टी का जो मार्च 2022 में प्राइस था वो 17,464 रुपये था। पी मल्टीपल जो उसको मिल रहा था वो 22 और 23 के आसपास का मिल रहा था, और ईपीएस था 762 रुपये का। तो अब लेट्स अज्यूम दैट the EPS grows by 13% each year for next 2 years। तो हम लोग 23 और 24 की बात कर रहे हैं। 2 साल तक अगर 13% से ग्रो करते हैं, और जो निफ्टी का पी मल्टीपल है वो कोविड के वक्त 40 तक पहुंच गया था, तो वो अभी 21-22 के करीब है, और वो लेट्स से 31 तक जाता है, तो क्या होता है। तो दिस इज अ मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स को देख के घबराइए नहीं, सिंपल सी चीज आपको देखनी है। अगर EPS 13% से ग्रो करेगा और पी मल्टीपल अगर 31 का मिलता है, तो निफ्टी की जो वैल्यू आएगी वो 30,000 आएगी बाय अप्रैल 2024। बट अगर मैं एक कंजर्वेटिव साइड पे भी चलूं कि भाई पी 25 के आसपास ही रहता है, और चलो अर्निंग पर शेयर की जो ग्रोथ है वो 12% से भी होती है, तो भी 23,000 पर अगर निफ्टी पहुंच जाता है, इट इज नॉट अ बैड मूव। यस, एब्सोल्युटली, इट इज नॉट अ बैड मूव। इट इज नॉट अ बैड मूव। ये आपको अच्छी खासी ग्रोथ करंट लेवल से भी दे रहे हैं। अब बहुत बार लोग कहेंगे कि ये साइकिल्स क्यों इम्पोर्टेंट है, या साइकिल्स में क्यों मैं विश्वास करूं। तो मैं ये एक एग्जांपल्स के थ्रू दिखाना चाहता हूं कि साइकिल सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी में नहीं चल रही है, लेकिन उसके अंदर जो स्टॉक्स है उसमें भी चल रही है। और ये हम सबका फेवरेट रिलायंस, तो रिलायंस में भी 8 साल की साइकिल्स है, और उसमें भी आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ग्रीड फेज में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मिलते हैं और फियर फेज में नेगेटिव रिटर्न्स या फ्लैट रिटर्न्स मिलते हैं। तो दिस इज रिलायंस। इसके अलावा दिस इज टाटा केमिकल्स। आप ये 8 साल की साइकिल्स के हिसाब से देखिए तो बहुत ही बढ़िया से ये पूरा परफॉर्म कर रहे हैं। और जब 2016 में ये टाटा केमिकल्स ग्रीड फेज में आया तो 457% के रिटर्न्स तब से लेके अब तक मिले हैं। टाटा स्टील में भी अगेन द सेम थिंग। तो ये जो ग्रीड और फेयर साइकिल्स है ये हमने सिल्वर में देखी है, ये सेंसेक्स और निफ्टी में है, ये स्टॉक्स में है, ये सेक्टर्स में भी है। आईटी सेक्टर में 2 साल की साइकिल्स है, इसके अलावा बिटकॉइंस में भी है। बहुत सारी जगह पे ये साइकिल्स मैंने ऑब्जर्व की, और यही साइकिल्स के ऊपर हम इसमें ब्रॉडर ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेंचुरी टेक्सटाइल। तो ये जो चारों मैंने स्टॉक्स लिए, ये चारों लगभग 20-30 साल से सेंसेक्स का हिस्सा रहे हैं, और इन्हीं स्टॉक्स में हमने देखा है कि काफ़ी बढ़िया सी साइकिल्स के हिसाब से पैटर्न्स रही है।
अब इसके अलावा हम बात करते हैं मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर्स की। तो मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या प्लॉट किया है कि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है मार्केट में, कितने स्टॉक्स न्यू 52 वीक्स हाई बना रहे हैं और कितने स्टॉक्स न्यू 52 वीक लो बना रहे हैं। तो नीचे जो ये बार में आपको दिख रहा है, ये ग्रीन बार जो है वो नंबर ऑफ स्टॉक्स है जो न्यू 52 वीक हाई बना रहे हैं। राइट। तो ये हमने देखा है कि जब ये न्यू 52 वीक लो बनाने वाले स्टॉक्स 400 के करीब तक पहुंच जाते हैं तब मार्केट बॉटम आउट हो जाता है। और ये हमने पास्ट 10-12 साल से यही होता हुआ देखा है। तो ये बॉटम जून में बन गया है। ओके। तो यहाँ से अच्छी खासी रैली आ चुकी है और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ से आगे और अपसाइड भी बाकी है। फाइनली हम सेंटिमेंट्स की बात करते हैं। तो सेंटिमेंट्स में जो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज आईपीओ मार्केट। तो आईपीओ मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा स्टॉक्स आते हैं, बहुत फंड्स अगर रेस कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ साइन कि एक यूफोरिया बिल्डअप हो रहा है और यहाँ से मार्केट टॉप आउट हो सकता है। तो जो हमने 2007 में देखा था कि 108 कंपनीज ने फंड्स रेस किए और जो कैपिटल रेस किया था वो लगभग 40-50 हज़ार करोड़ रुपीस के आसपास का था। इस बार हमने देखा है कि बहुत ही कम कंपनीज ने फंडिंग रेस की है। तो 2021 में एक यूफोरिक माहौल थोड़ा हो गया था, लेकिन उसके बाद सिर्फ 40 कंपनीज ने कैपिटल रेस किया है 2022 में। एंड फाइनली जो कैश मार्केट टर्नओवर है वो भी एकदम लो पे आ गया। तो अक्टूबर 21 में बहुत ही हाई था और अक्टूबर 22 में एकदम लो हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम हो गया है। सो फाइनली समिंग इट अप, फंड फ्लो स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो हमने देखा कि कैपिटल आ रहा है इंडिया में और भी आगे आने की पॉसिबिलिटीज़ है। प्राइस स्ट्रक्चर हमने देखा ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद निफ्टी ऑन एन एवरेज 12% बढ़ता है। मार्केट मोमेंटम इज बुलिश, RSI 60 के ऊपर है, मंथली RSI 60 के ऊपर है, साइकिल इज फेवरेबल, वैल्यूएशंस आर रीजनेबल, मार्केट ब्रेथ इज वेरी हेल्दी एंड द मार्केट सेंटिमेंट इज न्यूट्रल। तो वॉल्यूम्स अभी इतने पिकअप नहीं हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वी आर एट द टॉप। इनफैक्ट वी आर ऑलमोस्ट नियर द बॉटम और वी आर जस्ट बिगनिंग द रैली। तो दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ व्हाई आई फील के निफ्टी में 30,000 के चांसेस है। अब इससे आप कैसे बेनिफिट ले सकते हो? तो मार्केट्स आर करंटली प्रोवाइडिंग यू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। तो आप ये सैमको के पोर्टल पे जाके आप निफ्टी 20 खरीद सकते हो, निफ्टी में ट्रेडिंग कर सकते हो, आप कैश रेडी रख सकते हो, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, आप अपनी एक वॉच लिस्ट प्रिपेयर कीजिए जो अच्छे स्टॉक्स की है और उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। एंड फाइनली टू नो वेदर यू आर बीटिंग द मार्केट्स और नॉट, सैमको एक बहुत ही अच्छी चीज़ लेकर आया है कि आप अपना इंडेक्स, खुद का इंडेक्स एक बना सकते हो। कि अगर निफ्टी मान लीजिए कि एक महीने में 10% बढ़ी तो क्या मैं 10% बना रहा हूँ? तो ये देखने का आपके पास सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के मार्केट में, इनफैक्ट दिस इज आई बिलीव कि पूरी दुनिया में शायद किसी और ने ये प्रोडक्ट या ऐसी चीज़ नहीं लाई है कि जहाँ पे आप अपना खुद का इंडेक्स देख सकते हो। तो अगर निफ्टी 30,000 जा रहा है, लेकिन अगर आप पीछे छूट रहे हो, तो पिछली बार भी जो हुआ था कि निफ्टी 140% बढ़ी थी लेकिन बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट उसमें तो नहीं बनाया, तो ये इस बार ना हो इसके लिए सैमको ने ये पूरा एक प्रोडक्ट बनाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों के लिए। So I would recommend everyone to click on the link in the description and open your Demat account in Samco and check your own index. इस फीचर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, इट इज नॉट जस्ट ऑन कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स क्या है और आपकी इन्वेस्टमेंट्स इंडेक्स को बीट कर रही है नहीं कर रही। अगर आप मान लीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी ट्रेड मारते हो, आपका कैपिटल कुछ भी है, अब अगर आप उस कैपिटल पे रिटर्न कमा रहे हो, मतलब उस कैपिटल को बढ़ा रहे हो, डबल कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, उस पर कुछ भी रिटर्न्स ला रहे हो और मान लो आप लॉस भी कर रहे हो, तो वो सब के बारे में आपको कभी पता नहीं लगता कि भाई अगर इसी अमाउंट को मान लो आपके पास 1 लाख रुपए उठा के मैंने निफ्टी में डाल दिया होता और निफ्टी यहाँ से डबल हो गया और मैंने 1 लाख रुपए मेरे पास है और उस 1 लाख रुपए से मैंने ट्रेड किया, तो उस 1 लाख रुपए को मैंने कितना किया? ऑल्दो लोग क्या करते हैं, कई लोग सोचते हैं ऑप्शंस के अंदर हम ट्रेड करते हैं, तो हमने ट्रेड मारा जी, हमारा तो 50% रिटर्न आ जाता है उसमें, बट ज्यादातर लोग कभी भी अपना पूरा कैपिटल लगा कर ट्रेड नहीं कर पाते। मान लीजिए किसी बार 1 लाख होगा तो 10,000 से ट्रेड कर रहा होगा, किसी बार 1 करोड़ होगा तो वो 10 लाख से ट्रेडिंग कर रहा होगा, तो वो 10 लाख पे रिटर्न बनता है, बट ओवरऑल आपके पास था 1 करोड़ रुपए, बट 1 करोड़ रुपए आपने कैश में रखा और उस 1 करोड़ को आपने इन्वेस्टेड रखा। सो आपकी नेट रिटर्न्स क्या है आपको पता होना जरूरी है। एंड इफ दिस इज द फीचर, इट इज अ गुड फीचर। सो आई विल आल्सो रिकमेंड आपको कि आप अगर सैमको पे जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो फॉर श्योर लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है एंड यू विल गेट सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आल्सो। इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऑप्शंस ट्रेडर हो तो यू आर
यूजिंग अ लेवरेज प्रोडक्ट, तो आपका यहाँ पे जो सही बेंचमार्क होगा वो निफ्टी 50 नहीं होगा, वो निफ्टी जो लेवरेज वाला इंडेक्स है वो होगा। और सो सैमको का जो ऐप है उस पर आप ये अपने बेंचमार्क खुद डिसाइड कर सकते हो कि मैं कौन से इंडेक्स को बीट करना चाहता हूँ। और इसके अलावा आप अपने कंपैरिजन को दूसरे ट्रेडर्स जो आपके जैसे ट्रेडर्स हैं, मतलब अगर ऑप्शंस ट्रेडर है तो वो बाकी ऑप्शंस ट्रेडर के साथ भी अपना रिटर्न्स कंपेयर कर सकता है वो कि बाकी ट्रेडर्स ने क्या किया और मैं किधर हूँ। तो दिस गिव्स यू एन इनसाइट के भैया सब ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं प्रॉफिटेबल हूँ, 10% मैंने बनाया, लेकिन अगर बाकी जो ऑप्शंस ट्रेडर का पूरा पूल है वो बाकी सब लोग 70-80% कमा रहे हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है कि आप भी अच्छा रिटर्न्स बनाइए, आप अपनी स्ट्रैटेजी को सुधारिए और अच्छा रिटर्न्स कीजिए। तो ये भी चीज़ आप अपने हमारे सैमको ऐप पे देख सकते हो। वेरी नाइस। सो फॉर श्योर आई थिंक इस वीडियो से आपको काफ़ी वैल्यू मिला होगा एंड आपको ये भी समझ आया होगा कि अगर निफ्टी 30,000 जा सकता है तो उसके पीछे लॉजिक्स क्या है। यहाँ पे सर ने ऑल्दो आपको 7 लॉजिक्स दिए उनके अकॉर्डिंग। वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है बट काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस थी, सो आई मस्ट अप्रिशिएट आपने काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस करी है और इससे लोगों को काफ़ी फायदा मिला होगा। जो लोग आज स्टॉक मार्केट में नए हैं, अपना करियर सोच रहे हैं, तो वो काफ़ी कुछ समझ पाएंगे मार्केट की साइकिल से लेके, फंडामेंटल एनालिसिस से लेके, कैश फ्लो से लेके, FIIs की इन्वेस्टमेंट से लेके, सो यू गॉट टू लर्न अबाउट सो मेनी थिंग्स। सो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिए, बड़ा टाइम लगता है, बड़ी एनर्जी लगती है इस वीडियो को बनाने के लिए, मैं समझ सकता हूँ। सो इस वीडियो को आप प्लीज शेयर भी कीजिए जिससे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और आप उन्हें बोलिएगा पूरी वीडियो देखो, क्योंकि वीडियोस हो सकता है, देखो ये हम एंटरटेनमेंट कंटेंट नहीं बना रहे, तो हमारा फोकस ये नहीं है इससे आपको एंटरटेनमेंट कितना मिला, बट इससे आपको वैल्यू मिली नहीं मिली, ये हमारा फोकस है। सो इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा ये भी आप कमेंट करके बताएंगे एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क इन कमेंट्स। फाइनली यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।